दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों का एक समूह जश्न मना रहा था, क्योंकि उनके सामने 6 महीने की लंबी ध्रुवीय रात आने वाली थी। सामान की कमी से निपटने के लिए पार्टी खत्म होने के बाद सिर्फ 10 लोगों को बेस पर रुकना था। बाकी सभी छुट्टी पर घर लौटने वाले थे। ये 10 लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए बेस को चालू रखने वाले थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि जल्द ही उन पर एक भयानक मुसीबत टूटने वाली है। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। जॉन अपनी टीम के साथ तय समय पर वापस लौटा, लेकिन उसने देखा कि मुख्य दरवाजे के सामने जमी बर्फ किसी ने साफ नहीं की थी। उसे तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने फौरन सबको मदद के लिए बुलाया। सभी ने मिलकर बर्फ हटाई और फिर जोर लगाकर दरवाजा तोड़कर खोला। अंदर पहुंचते ही सब हैरान रह गए। बेस में हीटिंग और बिजली दोनों बंद थी। कमरों में साफ साफ संघर्ष के निशान दिखाई दे रहे थे। साथ ही वहां खून के धब्बे भी मिले। जब वे गलियारे में आगे बढ़े तो एक साथी की नजर दीवार पर बने गोली के निशानों पर पड़ी। इसके बाद वे कमांडर के कमरे में पहुंचे, लेकिन कमांडर अब सिर्फ एक लाश बन चुका था। उसके गले पर गहरे चाकू के घाव साफ दिखाई दे रहे थे। तभी वॉकी टॉकी पर किसी ने जॉन को वाहन शेड में आने के लिए कहा। वह वहां पहुंचा तो देखा कि एक स्नो व्हीकल पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। जॉन ने सभी को आदेश दिया कि बेस के अंदर मौजूद हर जानकारी को इकट्ठा किया जाए और बाकी 8 लोगों को खोजा जाए। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ रसोई घर की तरफ गया। अचानक पीछे रखी अलमारी से आवाज आई। दरवाजा खोलते ही अंदर एक डरी सहमी महिला मिली। वह बेस की डॉक्टर मैगी थी। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह अभी तक उस डरावनी घटना से बाहर नहीं निकल पाई थी। जॉन ने बहुत सावधानी से उसे शांत करने की कोशिश की। वह नहीं चाहता था कि उसे और ज्यादा सदमा पहुंचे। थोड़ा संभलने के बाद मैगी बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर पूरे बेस की तलाशी भी पूरी हो चुकी थी। कुल 7 लाशें मिली थीं, जबकि 2 लोग अभी भी लापता थे। जॉन ने तुरंत इस घटना की जानकारी पड़ोसी पुलिस स्टेशन को दी, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि मौसम की वजह से वहां पहुंचने में 48 घंटे लगेंगे। तब तक उन्हें पूरे इलाके को क्राइम सीन की तरह सुरक्षित रखना होगा। फोन रखने के बाद जॉन जाग चुकी मैगी से मिलने गया। वह जानना चाहता था कि आखिर यहाँ क्या हुआ था, साथ ही उसकी पत्नी एनिका जिंदा है या नहीं। तब मैगी ने उस रात की घटनाएं याद करना शुरू किया। सब कुछ 2 आदमियों की लड़ाई से शुरू हुआ था। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। लोगों ने दोनों को अलग किया। इसके बाद मोटा आदमी मेडिकल रूम में चला गया। जब मैगी ने उससे झगड़े की वजह पूछी तो उसे पता चला कि वह बेस सिंड्रोम से पीड़ित था। उसे समय का सही अंदाजा नहीं रहता था। कम्युनिकेशन ऑफिसर हमेशा उसे समय की याद दिलाता रहता था। यही बात उसे बेहद परेशान कर रही थी। अचानक वह मैगी को घूरने लगा। मैगी का चेहरा उसे किसी और की याद दिला रहा था। उधर दूसरी तरफ कम्युनिकेशन ऑफिसर अर्जेंटीना बेस से फुटबॉल मैच का स्कोर पूछ रहा था, लेकिन उसने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी स्क्रीन पर दिखा कि सैटेलाइट से संपर्क टूट चुका है। मामला समझने के लिए उसे सिग्नल स्टेशन जाकर जांच करनी थी, और यह सब मोटा आदमी चुपचाप देख रहा था। कुछ देर बाद खाने का समय हो गया। कमांडर ने पूछा कि क्या किसी ने कम्युनिकेशन ऑफिसर को देखा है, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमांडर ने खोज अभियान शुरू किया। हर व्यक्ति को बेस के अलग अलग हिस्से में तलाश करने की जिम्मेदारी दी गई। जब एक महिला सिग्नल स्टेशन के पास पहुंची तो उसने बर्फ पर खून के निशान देखे। उसने तुरंत वॉकी टॉकी पर बाकी लोगों को खबर दी। कुछ ही देर में सभी वहां पहुंच गए। वे खून के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक आदमी बर्फ में घुटनों के बल बैठा हुआ था। कमांडर ने उसे आवाज दी। वह कम्युनिकेशन ऑफिसर था, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कमांडर धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और उसके कंधे को हल्के से छुआ। अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। शुरुआती पोस्टमार्टम में पता चला कि शरीर से खून नहीं निकला था। इससे साफ हो गया कि उसका सिर मौत के बाद काटा गया था। उसकी असली मौत पीछे सिर पर किसी भारी चीज के वार से हुई थी। ऐसा घाव कोई भी थोड़ा सा ताकतवर इंसान आसानी से कर सकता था। यानी वहां मौजूद हर व्यक्ति शक के घेरे में आ चुका था। कुछ ही देर बाद कमांडर ने सभी को डाइनिंग हॉल में इकट्ठा किया। उसने डॉक्टर की रिपोर्ट सबको बताई, लेकिन इससे कोई नई जानकारी नहीं मिली। तभी मोटा आदमी बाकी लोगों पर शक करने लगा। उसे लगा कि काली लड़की या फिर रसोइया इस हत्या के पीछे हो सकते हैं, लेकिन रसोइया उसकी बात सुनकर भड़क गया। उसने गुस्से में कहा कि असली चोर खुद सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले उसी का कम्युनिकेशन ऑफिसर से झगड़ा हुआ था। देखते ही देखते दोनों फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। कमांडर ने तुरंत दोनों का झगड़ा शांत कराया। उसे यकीन नहीं था कि उनकी टीम में कोई हत्यारा मौजूद है। उसका मानना था कि कोई बाहरी व्यक्ति बेस में घुस आया है, इसलिए उसने सभी को बेस के आसपास घुसपैठिए के निशान खोजने का आदेश दिया। इसके बाद सभी अलग अलग दिशाओं में तलाश शुरू कर देते हैं। मैगी अकेले सिग्नल स्टेशन की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नजर चुपके घूम रहे मोटे आदमी पर पड़ती है। वह अपनी टॉर्च बंद कर देती है और चुपचाप उसका पीछा करती है। कुछ देर बाद वह देखती है कि मोटा आदमी जमीन में कुछ दबा रहा है। जैसे ही वह वहां से चला जाता है, मैगी उस जगह को खोदना शुरू करती है, लेकिन अंदर जो मिलता है उसे देखकर वह हैरान रह जाती है। कुछ ही देर में बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। मोटे आदमी ने जिस चीज
चीज को दबाया था वह हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि 9 लोगों में से सिर्फ वही एक व्यक्ति था जो वहां मौजूद नहीं था। सभी तुरंत बेस की तरफ लौटते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। तभी मोटा आदमी लड़खड़ाते हुए दरवाजे पर आता है। वह कहता है कि उसने किसी की हत्या नहीं की है और उसे थोड़ा समय चाहिए ताकि वह खुद को शांत कर सके। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि बाहर खड़े बाकी लोगों की हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। वह शराब की एक बड़ी घूंट भरता है और नशे में वहीं जमीन पर गिर जाता है। अगर उसके होश में आने का इंतजार किया जाता तो शायद बाहर खड़े सभी लोग ठंड से मर जाते। कमांडर तुरंत सबको कोई दूसरा रास्ता खोजने का आदेश देता है। टीम के सबसे युवा 3 सदस्य जनरेटर के एग्जॉस्ट वेंट तक पहुंचते हैं। पाइप इतना संकरा था कि उसके अंदर घुसने के लिए काली लड़की को अपना भारी जैकेट उतारना पड़ता है। वह -40 डिग्री की भयानक ठंड में लगभग बिना सुरक्षा के खड़ी रहती है, फिर कांपते हुए वेंट के अंदर घुस जाती है। वह अपनी सांस रोकती है और शरीर को जितना हो सके सिकोड़ लेती है। आखिरकार वह सफलतापूर्वक नीचे पहुंच जाती है। ऊपर खड़े लोग तुरंत उसके कपड़े नीचे फेंक देते हैं। अब उसे बिना पकड़े गए दरवाजा खोलना था, इसलिए ऊपर मौजूद दोनों साथी मोटे आदमी का ध्यान भटकाने लगते हैं। वे जानबूझकर उसे उकसाने वाली बातें करते हैं। मोटा आदमी गुस्से में लगातार बकवास करता रहता है। उसी दौरान काली लड़की पीछे से आकर उसका गला जकड़ लेती है। कुछ ही पलों में ऑक्सीजन की कमी से वह बेहोश हो जाता है। अब सभी लोग सुरक्षित बेस के अंदर वापस आ जाते हैं। मोटे आदमी को बांध दिया जाता है। सभी का मानना था कि वही हत्यारा है, लेकिन वह बार बार खुद को बेगुनाह बताता रहता है। उसका कहना था कि किसी ने जानबूझकर हत्या का हथियार उसके लॉकर में रख दिया था। हथियार पर खून लगा हुआ था। उसे पता था कि सबसे ज्यादा शक उसी पर जाएगा, इसलिए उसने घबराकर उसे छिपा दिया था। लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। आखिरकार उसे लॉन्ड्री रूम में बंद कर दिया गया। फैसला हुआ कि जब पुलिस पहुंचेगी तब उसे कानून के हवाले कर दिया जाएगा। ऊपरी तौर पर सब कुछ सामान्य लगने लगा। अब किसी को हत्यारे की चिंता नहीं थी। लेकिन क्या सच में मामला खत्म हो चुका था? एक दिन आचियो मोटे आदमी से मिलने लॉन्ड्री रूम में पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह दंग रह जाता है। मोटे आदमी का गला कटा हुआ था। आचियो घबराकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वह खून रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में मोटा आदमी मर जाता है। थोड़ी देर बाद मैगी भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन वह बस चुपचाप खड़ी रह जाती है। यहीं पर उसकी यादें रुक जाती हैं। जॉन को यह बात अजीब लगती है। वह पूछता है कि किसी ने आचियो पर शक क्यों नहीं किया, लेकिन मैगी जवाब देती है कि वह उसे अच्छी तरह जानती है। ये सुनते ही बातचीत आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ समय बाद वे कम्युनिकेशन रूम में पहुंचते हैं। वहां उन्हें शॉर्ट रेंज रेडियो से एक मदद की पुकार मिलती है। सिग्नल साफ बता रहा था कि यह संदेश बेस के अंदर से ही भेजा गया है। वे दिशा पता लगाने वाला रेडियो उपकरण निकालते हैं। स्क्रीन पर दिख रही सुई का पीछा करते हुए वे सिग्नल के स्रोत तक पहुंच सकते थे। दोनों उपकरण के पीछे पीछे चलते हैं। आखिरकार वे एक छिपे हुए दरवाजे तक पहुंचते हैं। ये जनरेटर का पुराना और इस्तेमाल न होने वाला निकास मार्ग था। जैसे जैसे सिग्नल मजबूत होता जाता है वे एक बंद रास्ते तक पहुंच जाते हैं। जॉन चारों तरफ तलाश करता है। आखिर उसकी नजर पाइप पर लगे सिग्नल स्रोत पर पड़ती है, लेकिन सवाल यह था कि उसे वहां किसने रखा था। वह अभी इसी बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके पास कोई आ जाता है। वह आदमी डंडा घुमाते हुए उस पर हमला कर देता है। जॉन तेजी से बचता है और उसे काबू में कर लेता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह लापता लोगों में से एक आर्थर है। उसे तुरंत वापस कमरे में ले जाया जाता है, लेकिन आर्थर को भी जॉन की पत्नी एनिका के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना याद था कि आखिरी बार जब उसने उसे देखा था तब वह जिंदा थी। जहां तक उसके छिपने की बात थी वह किसी और से बच रहा था, उस दूसरी एनिका से। आगे की जांच में जॉन को मैगी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, लेकिन एक बात उसे बहुत अजीब लगती है। मैगी का रिकॉर्ड जरूरत से ज्यादा परफेक्ट था, इसलिए वह सीधे उससे सवाल पूछता है, इतनी काबिल और सफल महिला आखिर अंटार्कटिका जैसी जगह पर क्यों आई? मैगी जवाब देती है कि वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने आई थी। उसकी माँ का सपना पूरी दुनिया घूमने का था और उस यात्रा का पहला पड़ाव अंटार्कटिका होना था। लेकिन जब वह यहाँ वापस आई तब उसके साथ एक बेहद अजीब घटना घटी। जॉन के मन की शंका कुछ हद तक दूर हो गई। इसके बाद उसने मैगी से कहा कि वह आगे की बातें याद करने की कोशिश करे। उस रात जब लॉन्ड्री रूम में मोटे आदमी की हत्या हुई थी तब पोस्टमार्टम के दौरान मैगी को एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसके सीने पर वी का निशान उकेरा गया था। क्या यह किसी बदले की निशानी थी? लगातार 2 हत्याएं हो चुकी थी। अब बेस में मौजूद हर व्यक्ति खुद को खतरे में महसूस कर रहा था। इस हालात में उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, 300 किलोमीटर दूर मौजूद अर्जेंटीना बेस तक पहुंचना। लेकिन समस्या यह थी कि वहां जाने के लिए किसे भेजा जाए। आखिरकार उन्होंने चिट्ठियां निकालकर फैसला करने का निश्चय किया। ऊपर से यह तरीका बिल्कुल निष्पक्ष लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कमांडर हाथ की सफाई भी जानता है। उसने चालाकी से अपनी प्रेमिका के हाथ वहीं चिट्ठी लगवा दी। इसके बाद उन्होंने स्नो व्हीकल में पूरा ईंधन भर दिया, साथ ही अतिरिक्त ईंधन भी तैयार रखा गया। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद महिला ने इंजन स्टार्ट किया, फिर मुस्कुराते हुए सबको अलविदा कहा। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल भयानक हादसा होने वाला है। कमांडर भी वहीं खड़ा था और फिर अचानक विस्फोट हो गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी छोटी सी चाल ने उसकी प्रेमिका की जान ले ली थी। लगभग 800 डिग्री तापमान की आग ने उसे पल भर में घेर लिया और वह वहीं जलकर राख हो गई। सब लोग निराशा में डूब गए। तभी कमांडर ने अचानक बंदूक निकालकर सबकी तरफ तान दी। हालांकि नियमों के मुताबिक यहाँ किसी को हथियार लाने की अनुमति नहीं थी। वह बुरी तरह डर चुका था। अब वह यह पहचान नहीं पा रहा था कि कौन इंसान है और कौन भेड़िया। उसे लगा कि बेहतर होगा वह सभी को दुश्मन मान ले और खुद को शिकारी समझे।
थे। एनिका उसे शांत करने की पूरी कोशिश करती है, वह लगातार उसे समझाती रहती है, लेकिन तभी रसोइया बंदूक छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच छीना झपट्टी शुरू हो जाती है और अचानक गोली चल जाती है। गोली सीधे मैगी को लगती है, फिर उसके शरीर को पार करते हुए काली लड़की को भी मार देती है। हालात बिगड़ते देखकर कमांडर वहां से भाग जाता है और बाकी सभी लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगते हैं। यहीं तक पहुंचकर मैगी अपनी यादें बताना बंद कर देती है। इन दर्दनाक घटनाओं को दोबारा याद करना उसके लिए असहनीय था। बीती हुई त्रासदी फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है और वह इस दर्द में डूब जाती है। कुछ ही देर बाद वह दोबारा बेहोश हो जाती है। उधर खोजी टीम बाहर सुराग ढूंढ रही थी। अचानक उन्हें बर्फ के नीचे कुछ दिखाई देता है। वे तुरंत स्कैनर से उस जगह की जांच करते हैं और उन्हें स्पष्ट संकेत मिल जाता है। खबर मिलते ही जॉन भी वहां पहुंच जाता है। खुदाई करने पर उन्हें एक हाथ दिखाई देता है। इसके बाद पूरी लाश बाहर निकाली जाती है। टीम शव को वापस बेस लेकर आती है। डॉक्टर तुरंत उसका पोस्टमार्टम शुरू कर देता है। जांच में पता चलता है कि यह एक महिला की लाश है। उसके दाहिने पैर में हड्डी को जोड़ने वाली धातु की कील लगी हुई थी, लेकिन जॉन की पत्नी एनिका के पैर में कभी ऐसी कील नहीं लगी थी और पूरे बेस में सिर्फ 3 महिलाएं थीं। तो फिर यह अतिरिक्त महिला कौन थी? कहानी अब कुछ महीने पीछे चली जाती है। गोली लगने के बाद मैगी अपनी सर्जरी खुद करने की तैयारी करती है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह खुद ऑपरेशन कर सके। जिंदा रहने के लिए उसे यह जिम्मेदारी आच्यू को सौंपनी पड़ती है, जबकि वह खुद पूरी प्रक्रिया बताती रहती है। खुशनसीबी से ऑपरेशन सफल हो जाता है, लेकिन उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक तरफ पागल हो चुका कमांडर था और दूसरी तरफ कहीं छिपा हुआ हत्यारा। इसके अलावा बची हुई आखिरी स्नो व्हीकल भी किसी ने खराब कर दी थी। उसकी ईंधन पाइप काट दी गई थी। इंजन पूरा ईंधन में भीग चुका था। अगर उसे स्टार्ट किया जाता तो वह तुरंत फट जाता। अब वे अर्जेंटीना बेस से मदद भी नहीं मांग सकते थे। ऐसे में उनके पास सिर्फ एक उम्मीद बची थी, पास में मौजूद पुराना रिसर्च बेस नंबर 5। वहां अभी भी रेडियो सिस्टम मौजूद था। हालांकि पूरा बेस मोटी बर्फ के नीचे दबा हुआ था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसका कुछ हिस्सा फिर से दिखाई देने लगा था। इसके बाद सभी लोग स्नो व्हीकल में बैठकर वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बेस में सिर्फ घायल मैगी और उसकी देखभाल कर रहा आच्यू रह जाते हैं। जब मैगी को पता चलता है कि बाकी सभी लोग बेस नंबर 5 गए हैं, तो वह भी वहां जाने की जिद करती है। वह यहाँ लेटे लेटे मौत का इंतजार नहीं करना चाहती थी। आच्यू नक्शा खोलता है, लेकिन नए नक्शों में बेस नंबर 5 का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तभी मैगी को एक पुरानी किताब मिलती है। उसमें बेस नंबर 5 की पूरी जानकारी दर्ज थी। दोनों जल्दी ही उस बेस के निर्देशांक ढूंढ लेते हैं। फिर वे उस पन्ने को किताब से फाड़ लेते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर एक और हैरान करने वाली बात पर पड़ती है। उस पन्ने पर मौजूद नाम लगभग सभी उन्हीं लोगों के थे जो इस समय उनके बेस में मौजूद थे। सिर्फ एक नाम अलग था, सारा नाम की एक महिला। वह बेस नंबर 5 की इकलौती मृत सदस्य थी और वही सभी लोगों की जान बचाने वाली नायिका भी थी। इसी दौरान एचयू को आखिरकार वी निशान का असली मतलब समझ में आ जाता है। आच्यू ने मोटे आदमी की शर्ट खोलकर देखी, तभी उन्हें वी निशान का असली मतलब समझ आया। उसके सीने पर बना वी दरअसल रेस्क्यू यानी बचाव का संकेत था। इसका मतलब साफ था, असली हत्यारा जानबूझकर सबको बेस नंबर 5 की तरफ भेजना चाहता था। सच्चाई का पता लगाने के लिए मैगी और आच्यू तुरंत बाकी लोगों से मिलने निकल पड़े, लेकिन यही फैसला आर्थर के मन में मैगी को लेकर शक पैदा कर देता है। आखिर कौन सी चीज एक घायल महिला को -60 डिग्री तापमान और गोली लगने के बावजूद आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी? कुछ समय बाद बाकी लोग बर्फ हटाकर अंदर जाने का रास्ता बना लेते हैं। वे सीढ़ियों के सहारे बेस नंबर 5 के भीतर पहुंच जाते हैं। अंदर अभी भी उस दिन के कुछ निशान मौजूद थे। रसोइये ने केक तैयार किया था। हर कोई खुशी के माहौल में डूबा हुआ था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर सब कुछ इतना भयानक हो जाएगा। तभी किसी की नजर एक लाश पर पड़ती है। वह सारा की लाश थी। कुछ लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन मैगी लाश को देखकर गहरी सोच में डूब जाती है। आर्थर उसे आवाज देकर जल्दी आने को कहता है। रेडियो जल्द से जल्द ढूंढने के लिए सभी अलग अलग दिशाओं में जाने का सुझाव देते हैं, लेकिन ऐसा करना बेहद खतरनाक था। किसी को नहीं पता था कि हत्यारा अभी भी वहीं छिपा है या नहीं। आखिरकार सब साथ रहने का फैसला करते हैं। उसी समय मैगी अचानक गिर पड़ती है। वह अपना जैकेट खोलती है। पता चलता है कि उसके घाव के टांके खुल गए हैं। उसे आराम की जरूरत थी, इसीलिए सभी लोग आच्यू को उसके साथ रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन मैगी चुपके से उसे इशारा करती है कि वह ठीक है। जैसे ही बाकी लोग वहां से चले जाते हैं, वह तुरंत टॉर्च जलाती है, फिर सबके विपरीत दिशा में चल पड़ती है। वह सारा की लाश के पास पहुंचती है। ध्यान से जांच करने पर उसे महसूस होता है कि सारा की मौत वैसी नहीं थी जैसी बाकी लोग बता रहे थे। सारा की हत्या की गई थी। इसके बाद मैगी सारा के कमरे में जाती है। वह मेज पर रखी एक ग्रुप फोटो उठाती है। तभी पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। कोई कमरे में रखी अलमारी और बुक शेल्फ खंगाल रहा था। अंधेरे में छिपी मैगी को कुछ देर पहले सुनी हुई बातचीत याद आती है। वे लोग किसी सूटकेस को खोज रहे थे। अचानक उस व्यक्ति की टॉर्च बंद हो जाती है। वह एक फ्लेयर जलाता है, फिर धीरे धीरे मैगी की दिशा में बढ़ने लगता है। जमीन पर बने पैरों के निशान देखकर वह चौकन्ना हो जाता है और चारों तरफ मैगी को ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक मैगी चुपके से उसके पीछे से निकल चुकी होती है और उसके हाथ में वही सूटकेस था जिसकी तलाश की जा रही थी। उस आदमी के जाने के बाद वह सूटकेस पर जमी बर्फ और खून साफ करती है, फिर उसे खोलती है। अंदर देखकर वह सन्न रह जाती है। उसमें खून से सना हुआ एक कपड़ा रखा था। बेस वापस लौटने पर मैगी चुपचाप आच्यू से मिलती है। वह उससे अपनी आशंका बताती है। उसका मानना था कि यह खून से सना कपड़ा उसी सीरियल किलर का है। तभी बाहर से किसी के तेजी से आने की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही पल में वह दरवाजे के सामने रुक जाता है, फिर धीरे
धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल घुमाने लगता है। मैगी तुरंत आगे बढ़कर दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है, जिससे बाहर खड़ा व्यक्ति अंदर नहीं आ पाता। लेकिन अगले ही पल वह बेकाबू होकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। मैगी और आचियू जल्दबाजी में कमरे की सारी भारी चीजें दरवाजे के सामने लगा देते हैं। फिलहाल दरवाजा बच जाता है। बाहर वाले को रोकने के लिए मैगी एक पूरी नींद की दवा सिरिंज में भर लेती है। यह मात्रा इतनी ज्यादा थी कि किसी हाथी को भी सुला सकती थी। कुछ ही देर बाद कोई बेस की बिजली बंद कर देता है, साथ ही हीटर भी काम करना बंद कर देता है। अब दोनों के पास एक दूसरे के सहारे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वे पट्टियां और कपड़े जलाकर गर्मी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तापमान लगातार गिरता जा रहा था। जब तापमान -21 डिग्री तक पहुंच गया तो उनकी आखिरी आग भी बुझ गई। अगर वे और देर बैठे रहते तो ठंड से मर सकते थे। इसलिए आचियू तुरंत इलेक्ट्रिकल रूम की तरफ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। जैसे ही वह बिजली बहाल करता है, पीछे से कोई लोहे का औजार लेकर उस पर हमला कर देता है। खुशकिस्मती से आचियू समय रहते बच जाता है। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे हमलावर हावी होने लगता है। उसी समय मैगी वहां पहुंचती है। वह हाथ में सिरिंज लिए हुए थी, लेकिन मदद करने की कोशिश में वह उल्टा परेशानी खड़ी कर देती है। अब स्थिति फिर से एक बनाम एक हो जाती है। आचियू जान बचाकर वहां से भागता है। हमलावर लगातार उसके पीछे लगा रहता है। भागते भागते वह रसोई घर में पहुंचता है। वहां उसे पागल हो चुका कमांडर दिखाई देता है, जो इस हालात में भी खाना खाने में व्यस्त था। मैगी उससे मदद मांगती है, लेकिन कमांडर किसी भी झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था। वह दुनिया से अलग थलग रहना चाहता था। मजबूर होकर मैगी वहां से भाग जाती है। वह स्टीम रूम में पहुंचती है। रास्ते में वह मेज पर रखी रस्सी और पास रखा एक डंबल उठा लेती है। फिर स्टीम रूम का तापमान सबसे ज्यादा कर देती है। कुछ ही देर में कांच पर भाप जम जाती है, जिससे सामने देख पाना मुश्किल हो जाता है। यही धुंध अब उसे हमलावर से छिपाने वाली थी। कुछ देर बाद हमलावर भी वहां पहुंच जाता है। कुछ ही देर में हमलावर भी वहां पहुंच जाता है। वह स्टीम रूम के दरवाजे तक आता है। कमरे में फैली भाप उसकी नजरों पर कोई खास असर नहीं डाल रही थी। उधर मैगी के पास बचाव के लिए सिर्फ एक डंबल था। जैसे ही वह व्यक्ति अंदर आता है, अपना हुड उतार देता है। उसे देखकर मैगी दंग रह जाती है। वह बेस का रसोइया था। जैसे ही वह फंदे वाली जगह पर पहुंचता है, मैगी तुरंत रस्सी खींच देती है। फिर मौका देखकर उसकी तरफ डंबल भी फेंक देती है, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश में रसोइया उसे पकड़ लेता है। अगले ही पल वह मैगी का गला दबाने लगता है। मैगी पूरी ताकत से उसके गुप्तांग पर वार करती है। फिर जमीन पर पड़ा डंबल उठाकर उसके ऊपर दे मारती है। इसके बाद वह लगातार उस पर हमला करती रहती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि रसोइया अब कोई खतरा नहीं है, तब जाकर वह रुकती है। मैगी तुरंत कंट्रोल रूम में लौटती है। वह बेहोश पड़े आचियू को होश में लाती है। उसे जिंदा देखकर आखिरकार राहत की सांस लेती है। लेकिन जब दोनों वापस मेडिकल रूम पहुंचते हैं तो सारा की लाश गायब मिलती है। अब बेस में उनके अलावा सिर्फ 3 लोग बचे थे। क्या रसोइये का कोई साथी भी था? सच्चाई जानने के लिए दोनों रसोइये के कमरे में जाते हैं। वहां मैगी को उसका मोबाइल फोन मिल जाता है, लेकिन फोन पासवर्ड से लॉक था। तभी आचियू की नजर मेज पर रखी पास्कल की एक किताब पर पड़ती है। किताब में कई जगह निशान लगे हुए थे। उसे अंदाजा होता है कि रसोइया पास्कल के सिद्धांतों में रुचि रखता था। पास्कल त्रिभुज के गणितीय पैटर्न की मदद से वे संभावित नंबर निकालते हैं। फिर कुछ बार कोशिश करते हैं और आखिरकार फोन खुल जाता है। फोन के अंदर ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो मौजूद थे, लेकिन उन्हें देखकर दोनों घिन से भर जाते हैं। रसोइये की मानसिकता बेहद विकृत थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चीज कुछ और थी। एक तस्वीर में आर्थर वही चेकदार शर्ट पहने दिखाई देता है जो खून से सने कपड़ों में मिली थी। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि आर्थर दीवार के पास बैठा हुआ है और कमांडर उसकी तरफ बंदूक ताने खड़ा है। मैगी कमांडर को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बड़ा राज सामने आता है। कमांडर बताता है कि उसने आर्थर को सारा की लाश ले जाते हुए देखा था। आर्थर बार बार माफी मांग रहा था। वह कह रहा था कि उसने वर्षों पहले जो किया था उसके लिए उसे अफसोस है। इसी बातचीत के दौरान आर्थर चुपके से जमीन पर पड़ा कांच का टुकड़ा उठा लेता है। फिर जैसे ही कमांडर उसकी तरफ से ध्यान हटाता है, वह टुकड़ा सीधे उसके गले में घोंप देता है। मैगी और आचियू दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इतना शांत दिखने वाला वैज्ञानिक ऐसा कर सकता है। कमांडर इस हमले से बच नहीं पाता। कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद आर्थर उसकी बंदूक उठा लेता है। आचियू तुरंत पास पड़ी ट्रॉली उसकी तरफ धकेल देता है। घबराहट में आर्थर गोली चला देता है। गोली पास रखे अग्निशामक यंत्र पर लगती है। पूरा कमरा सफेद पाउडर से भर जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैगी और आचियू वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते मैगी एनिका के कमरे में पहुंच जाती है। वह देखती है कि एनिका पूरी तरह बदल चुकी है। सारा की लाश देखने के बाद से उसका व्यवहार अजीब हो गया था। इसके बाद एनिका छत पर खड़ी होकर फोन करती है। वह वर्षों से दफन एक राज उजागर करना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल वह छत से कूद जाती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। वह जिस रहस्य को उजागर करना चाहती थी वह सारा से जुड़ा हुआ था। सारा कभी बेस नंबर 5 की वैज्ञानिक हुआ करती थी और उसने बाकी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। इस सच्चाई को समझने के लिए कहानी 8 साल पीछे चली जाती है। उस रात सभी लोग एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता का जश्न मना रहे थे। उसी समय आर्थर अपनी सहायक सारा को अपने कमरे में बुलाता है। असल में जिस शोध को लेकर सभी उत्साहित थे उसकी असली खोजकर्ता सारा थी। आर्थर काफी समय से सारा के प्रति आकर्षित था, लेकिन सारा ने उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
यह बात आर्थर के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाती है। उसे आदत नहीं थी कि कोई उसे मना करे। जब सारा डरते हुए वहां से जाने लगती है तब आर्थर अचानक अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। उसी समय एनिका वहां पहुंचती है। वह अंदर जाने वाली होती है लेकिन दोनों को सामान्य बातचीत करते देखकर रुक जाती है। उसे लगता है कि सब ठीक है लेकिन असलियत कुछ और थी। जैसे ही सारा का डर कम होता है आर्थर अचानक उस पर हमला कर देता है। वह सारा को जोर से धक्का देता है। सारा का सिर पीछे जाकर मेज के किनारे से टकराता है। चोट इतनी गंभीर होती है कि उसकी मौत हो जाती है। शोर सुनकर एनिका तुरंत कमरे में घुसती है। आर्थर भी अपनी हालत से बाहर आता है। वह घबराकर बड़बड़ाने लगता है। उसे सिर्फ एक ही डर था कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब एनिका यह सुनिश्चित कर लेती है कि सारा मर चुकी है तो वह भी टूट जाती है। लेकिन दोनों एक बात अच्छी तरह जानते थे, अगर सारा की मौत का सच सामने आ गया तो उसका शोध अधूरा रह जाएगा और दुनिया एक बहुत बड़ी खोज से वंचित हो जाएगी। कुछ देर बाद दोनों खुद को संभालते हैं। एनिका आर्थर से खून लगा स्वेटर छिपाने को कहती है और खुद बाकी लोगों को समझाने का जिम्मा लेती है। जल्द ही बेस के सभी सदस्य वहां पहुंच जाते हैं। हर कोई दुख में डूब जाता है। पूरा माहौल शोक से भर जाता है। कमांडर इस घटना को हादसा मानने से इनकार कर देता है। वह गुस्से में आर्थर को मुक्का मार देता है। अगर लोगों ने उसे न रोका होता तो शायद वह और भी बुरा कर बैठता। इस दौरान एनिका लगातार सबको समझाती रहती है। वह कहती है कि सारा का शोध सैकड़ों लोगों की जान बचा सकता है, इसलिए उन्हें यह काम हर हाल में पूरा करना होगा। आखिरकार कमांडर भी मान जाता है। इसके बाद सभी लोग जमीन पर पेट्रोल फैलाते हैं और एक नकली आग लगाते हैं। आग की गर्मी से बर्फ पिघल जाती है जिसके कारण पूरा बेस नीचे मौजूद दरार में धंस जाता है और उनके अपराध के सारे सबूत वहीं दफन हो जाते हैं। बाद में सभी मिलकर एक झूठी कहानी गढ़ते हैं। वे दुनिया को बताते हैं कि सारा ने समय रहते आग का पता लगाया था और अपनी जान देकर बेस में मौजूद सभी लोगों को बचाया था। इसी वजह से सारा को एक नायक घोषित किया गया था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 8 साल बाद वही लोग फिर से एक जगह इकट्ठा होंगे और इस बार उनके बीच रहस्यमय हत्याएं शुरू हो जाएंगी। एक के बाद एक लोग मारे जाने लगे, यहाँ तक कि सबसे बड़ा संदिग्ध भी खुद हत्या का शिकार बन गया। शक और डर का माहौल फैल चुका था। कुछ लोग एक दूसरे पर शक करने लगे तो कुछ लोग इस डर से हत्या करने लगे कि कहीं पुराना राज उजागर न हो जाए। एनिका आखिरकार सारी सच्चाई मैगी को बता देती है। उसे उम्मीद थी कि सच कबूल करने से उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। इसके बाद मैगी की आंखों के सामने ही वह स्नो व्हीकल लेकर अर्जेंटीना बेस की ओर मदद मांगने निकल जाती है। तभी आर्थर वहां पहुंचता है। उसके हाथ में बंदूक थी। वह मैगी से पूछता है कि एनिका कहां गई है। उसे डर था कि एनिका कहीं उसके अपराधों का भेद न खोल दे। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। उसी दौरान आच्यू भी वहां पहुंच जाता है लेकिन लड़ाई में वह आर्थर पर भारी नहीं पड़ पाता। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। तभी आर्थर जमीन पर पड़ा एक पेचकस उठा लेता है और उसे आच्यू के पेट में घोंप देता है। सालों पुराने राज को छिपाने के लिए वह और भी निर्दोष लोगों की जान लेने को तैयार था। आच्यू को घायल करने के बाद वह बंदूक उठाता है और मैगी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन अनजाने में वह एक पुराने और छोड़े गए वेंटिलेशन टनल में पहुंच जाता है। तभी बाहर से संगीत की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है लेकिन वहां सिर्फ एक रेडियो रखा हुआ था। उसी समय मैगी मौका देखकर अंदर भाग जाती है और दरवाजा मजबूती से बंद कर देती है। उसे यकीन था कि आर्थर बाहर ठंड में फंसकर मर जाएगा। तभी वर्तमान में जॉन मैगी की पूरी कहानी सुन रहा था। अब उसे पता चल चुका था कि एनिका की लाश मिल चुकी है। वह अपनी गाड़ी में ही ठंड से मर गई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मरते दम तक भी उसने आर्थर का राज किसी को नहीं बताया। वह आखिरी सांस तक उसके अपराध को छिपाती रही। अब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी। 48 घंटे बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आर्थर आखिरकार अपना राज छिपाने में नाकाम रहता है। अब उसे अपने अपराधों की सजा मिलने वाली थी। वह मैगी से नफरत करता था क्योंकि उसकी वजह से ही उसका सच दुनिया के सामने आ गया था। घटना के बाद मैगी तुरंत अपनी बहन से संपर्क करती है और यहीं एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। सारा के 2 बच्चे थे। मैगी उन्हीं में से एक थी। उसने पहले भी कहा था कि वह यहाँ अपनी माँ की वजह से आई है। अब उसकी बात का असली मतलब समझ आता है। जब मोटे आदमी ने पहली बार मैगी को देखा था तब उसे किसी की याद आई थी। वह दरअसल सारा की याद थी। आर्थर भी शुरू से ही मैगी पर भरोसा नहीं कर पाया था क्योंकि उसे उसके चेहरे में सारा की झलक दिखाई देती थी। मैगी का पूरा रिकॉर्ड और बायोडाटा भी असली नहीं था। वह उसकी बहन ने तैयार किया था। 8 साल पहले छत से कूदने वाले आदमी ने मरने से पहले सारी सच्चाई दोनों बहनों को बता दी थी। तभी से मैगी अपने बदले की योजना बना रही थी। असल में इन सारी घटनाओं के पीछे वही थी। उसी ने कम्युनिकेशन ऑफिसर को बेहोश किया था। उसी ने स्नो व्हीकल के साथ छेड़छाड़ की थी। रसोइये की हत्या भी उसी ने की थी। मोटे आदमी को भी उसी ने मारा था। यहाँ तक कि एनिका की आखिरी स्नो व्हीकल को भी उसी ने खराब किया था। वह एक एक करके उन सभी लोगों से बदला ले रही थी जिन्होंने उसकी माँ की मौत का सच छिपाया था। लेकिन इस बदले की आग में एक निर्दोष इंसान भी फंस गया। बेचारा आच्यू। वह इस पूरी प्रतिशोध की कहानी का सबसे दुखद शिकार बन गया।